हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का जीएस सो इजी में। मैं हूं कबीर सर। पिछले 16 वर्षों से आप जैसे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2013 में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के 10 वर्षों के बाद अपने ज्ञान को, अपने अनुभव के को आपके साथ साझा करने के लिए यूट्यूब पे हूं। यूट्यूब पर हमारी क्लास सोमवार से शनिवार रात 10 बजे होती है। लेकिन हाँ, कल नहीं होगी, कल अपवाद है, क्योंकि मंडे से नया बैच फाउंडेशन शुरू हो रहा है। उसकी तैयारी के लिए कल क्लास नहीं होगी। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाए संडे या मंडे को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाह। लेकिन अगर इसके पहले की क्लासेस भी जो बाकी हो चुकी हैं और इसके पूर्व में अगर उनको भी देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस सो इजी में जाके प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैराथन हो, चाहे बायोलॉजी की एमसीक्यू क्लास हो, या इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स हो, या फिजिकल ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्लासेस, सब आपको यहीं मिलेगी। चलिए फिलहाल आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। अगर बात किया जाए बंदरगाहों की तो कुछ बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह कहलाते हैं, मेजर पोर्ट्स कहलाते हैं। तो मेजर पोर्ट्स वो होते हैं जिनके निर्माण और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। भारत में ऐसे प्रमुख बंदरगाहों की कुल संख्या 13 है और इन 13 को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास दो तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो इसीलिए हम भारत के इस प्रमुख बंदरगाहों को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है उसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात के कांडला बंदरगाह से। कहाँ है ये कांडला? तो कांडला ये जो कच्छ की खाड़ी है, ये इसके अंदर स्थित है, ये कांडला है। इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कर दिया गया है। एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह एक ज्वारीय पत्तन है, ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है। इसका अर्थ यह होता है कि जिस खाड़ी के अंदर ये स्थित है वहां पानी कम है, और जब पानी कम है तो बड़े जहाज अंदर नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब ज्वार आता है, जब टाइड्स आती हैं, तो इस खाड़ी में पानी का स्तर बढ़ जाता है और तब बड़े जहाज अंदर आसानी से आ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कांडला जो पत्तन है, इसका पूर्ण दोहन तभी होता है जब यहां ज्वार आती है। इसके अलावा एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह एक इंपोर्ट ओरिएंटेड पत्तन है। इसका मतलब इसका मेन काम आयात करना है, और आयात में भी सबसे ज्यादा खनिज तेल, यानी कि मिनरल ऑयल। अगर देखा जाए तो ये जो कांडला है, ये इधर मिडिल ईस्ट से काफी नजदीक है, सबसे नजदीक है। और हमारा जो ज्यादातर तेल है वो अभी तक मिडिल ईस्ट से आ रहा था, अब रशिया से आने लगा है। लेकिन वो एक केवल लोकल फैक्टर है। जब रशिया के दाम फिर बढ़ जाएंगे, अभी तो रशिया का कोई पेट्रोल खरीद नहीं रहा है तो उसने दाम गिरा दिए भारत के लिए। लेकिन अब धीमे धीमे दाम बढ़ा रहा है, तो ऐसे में फिर हो सकता है कि हम मिडिल ईस्ट की ओर रुख करेंगे।
सऊदी अरब से, यूएई से, ईरान से, इराक से, ओमान से जब हम पेट्रोल लेंगे तो ये कांडला सबसे नजदीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक इंपोर्ट ओरिएंटेड बंदरगाह है। कांडला के नीचे आते हैं तो यहां मुंबई है। मुंबई पोर्ट जो है, मझगांव पोर्ट जो है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और केवल बड़ा नहीं है, ये भारत का व्यस्ततम बंदरगाह भी है। और हम सभी जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन मुंबई बहुत बड़ा है, बहुत व्यस्त रहता है, और इसीलिए मुंबई की व्यस्तता को कम करने के लिए मुंबई के पास ही नवी मुंबई में एक और बंदरगाह की स्थापना की गई, जिसे नावा शेवा कहा जाता था, और बाद में इसका नाम बदलकर जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। ऐसे में बंदरगाहों पर जो कार्गो आता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो खुला हुआ, बोरे में पैक या इस तरह के पैकिंग में। दूसरा होता है कंटेनर में। जो ज्यादा कीमती सामान होते हैं वो बड़े बड़े लोहे के कंटेनर में आते हैं। तो कंटेनर वाला जितना भी ट्रैफिक था, ये सब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, और बाकी जो ट्रैफिक है इसे मुंबई की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। मुंबई के नीचे नीचे आते हैं तो यहां गोवा है। गोवा के बंदरगाह को मरमुगांव बंदरगाह कहते हैं। एग्जाम से दो प्रश्न है। जब हम लोग ने नदी टॉपिक पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था कि गोवा में दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। बंदरगाह समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन अगर बंदरगाह को मुख्य खुले समुद्र से थोड़ा अंदर अगर स्थापित किया जाता है, जैसे कि ये नदी है, ये जुआरी नदी है, और ऐसे में अगर बंदरगाह थोड़ा अंदर होगा, नदी के मुहाने पर होगा, तो चक्रवात के सीधे प्रभाव से इसे बचाया जा सकता है। इसीलिए पूरी कोशिश यही होती है कि बंदरगाह को खुले समुद्र में ना स्थापित करके नदी के मुहाने पर या पीछे की साइड स्थापित किया जाए। मुंबई में भी यही है। अगर मुंबई में भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई का जो बंदरगाह है वो यहां पर स्थित है, पीछे की ओर स्थित है, ताकि इधर से अगर चक्रवात आए तो इसके प्रभाव से इस बंदरगाह को बचाया जा सके। तो इसी तरह जो गोवा का बंदरगाह है, ये याद रखना है, जुआरी नदी के मुहाने पर है। और दूसरा, कल परसों हम लोग जब खनिज देख रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि गोवा में अच्छे किस्म का लोहा होता है। तो इस लोहे का एक्सपोर्ट जो है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो है, ये यहां से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लेकिन भारत के पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं, 2 बंदरगाह भी बाकी हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ये न्यू मैंगलोर है।
इसी के पास कुद्रेमुख है, और कुद्रेमुख भी हम लोग ने देखा था लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है, बाबा बुदन पहाड़ी। तो इसी कुद्रेमुख के लोहे का भी एक्सपोर्ट इसी न्यू मैंगलोर से होता है। और सबसे नीचे अगर आएंगे तो केरल में कोच्चि बंदरगाह है। केरल में जितने भी विशिष्ट उत्पाद हैं, खासतौर से मसालों का, रबड़ का, इन सब का एक्सपोर्ट इसी कोच्चि बंदरगाह से होता है, जो कि भारत में प्राकृतिक पत्तन, नेचुरल पोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत में तीन चार ही बेस्ट नेचुरल पोर्ट है, जिसमें विशाखापट्टनम भी है, कोच्चि भी है, मुंबई है, ये सब उदाहरण है। तो ये सभी बंदरगाह हम लोग ने देखा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मंडे से 9 अक्टूबर से रात 10 बजे हम लोग लाइव रहेंगे ज्योग्राफी के फाउंडेशन कोर्स में। ये लगभग 100 क्लासेस का कोर्स होगा। आपको YouTube पर पैसे दे के भी इतना विस्तार से भूगोल पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा, जबकि ये क्लास पूरी तरह से फ्री रहेगी आप लोगों के लिए। मंडे का टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ थ्योरीज हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की। पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो कोलकाता सबसे प्रमुख बंदरगाह है। लेकिन कोलकाता के साथ दिक्कत यह है कि कोलकाता समुद्र के किनारे नहीं है, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह का भी नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। लेकिन कोलकाता के साथ भी दिक्कत यही है जो कांडला के साथ है। कोलकाता चूंकि नदी पे है तो यहां गहराई अधिक नहीं है, और जब गहराई अधिक नहीं है तो यहां पर भी बड़े बंदरगाह नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलकाता नदी पर स्थित है। तो ऐसे में नदी जहां पर सागर में जाकर मिलती है, उसी मुहाने पर एक दूसरा बंदरगाह बना दिया गया है, हल्दिया। ऐसे बंदरगाह को जो कि मुख्य शहर से दूर होते हैं, समुद्र की ओर होते हैं, आउटपोर्ट भी कहते हैं, बाहरी बंदरगाह भी कहते हैं। तो याद रखना है कि हल्दिया जो है ये बाहरी पत्तन, आउटपोर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में। दोनों ही बंगाल में है। हल्दिया याद रखना है हुगली नदी के मुहाने पर है, एट द माउथ ऑफ द रिवर हुगली है। उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में पाराद्वीप है। ये उड़ीसा का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। और उड़ीसा में जितने भी खनिज होते हैं, हम सभी जानते हैं कि देश में नंबर 1 लोहे में उड़ीसा है, बॉक्साइट में नंबर 1 उड़ीसा है। इसके अलावा बॉक्साइट से एल्युमिनियम भी बनता है। इन सब का एक्सपोर्ट उड़ीसा इसी बंदरगाह से करता है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं तो विशाखापट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की कुछ खास चीजें, ये भारत का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम का, भारत का सबसे गहरा प्रमुख बंदरगाह है। अगर मेजर पोर्ट्स की बात करें तो सबसे गहरा यही है, जहां जल की कुल गहराई लगभग 18 मीटर है। इसके अलावा कल जब हम लोगों ने परसों मिनरल्स की बात की थी तो देखा था कि छत्तीसगढ़ में
जो बेस्ट कोयला है ये बैलाडीला की माइंस का कोयला होता है और ये जापान को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पास अपना कोई बंदरगाह नहीं है क्योंकि ये समुद्र तट से दूर है। ऐसे में इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह से बैलाडीला का जो कोयला है ये जापान को एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि अगर चक्रवात से किसी बंदरगाह को कोई बचाव होता है तो उसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है, और यही विशाखापट्टनम के साथ है क्योंकि विशाखापट्टनम बंदरगाह के ठीक सामने एक पहाड़ी है, समुद्र से निकलती हुई पहाड़ी है, इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। और ये जो डॉल्फिन नोज है, ऐसा लगता है कि डॉल्फिन की नाक समुद्र से बाहर आती है तो कुछ इस तरह की होती है, तो इसीलिए इस पहाड़ी को डॉल्फिन नोज नाम दिया गया है। और ये भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज जो है ये किस बंदरगाह से संबंधित है, किस बंदरगाह में स्थित है। याद रखना है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से रिलेटेड है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहां की लोकेशन बंदरगाह के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन कृत्रिम तरीके से गहराई बढ़ाकर यह बंदरगाह का निर्माण किया गया। लेकिन चूंकि कृत्रिम बंदरगाह है तो यहां पर बड़े जलपोत नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए यहां पर भी चेन्नई के निकट 2001 में इन्नोर नाम का एक नया बंदरगाह का निर्माण किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर कामराजर बंदरगाह कर दिया गया। भारत के कुल 13 बंदरगाह हैं, लेकिन केवल यही एक ऐसा बंदरगाह है कि जिसका मैनेजमेंट निजी हाथों में है, निगम के हाथ में है, कारपोरेशन के हाथ में यह है इसका पूरा मैनेजमेंट। 12वें बंदरगाह की बात करें तो तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन है, और नीचे आएंगे यहां पर ये तूतीकोरिन है। मन्नार की खाड़ी में जो भी मोतियां निकलती हैं, पर्ल निकलता है, इनका एक्सपोर्ट यहां से होता है। तो हम लोग ने देखा कि 6 बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे हैं और 6 पश्चिमी तट पर। एक बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह 13वां जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि ना पूर्वी तट में आ रहा है ना पश्चिमी तट पे, बल्कि ये द्वीप समूह पे है। ये भारत का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये नवीनतम प्रमुख बंदरगाह है, ये यंगेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है। इसका निर्माण 2010 में पूर्ण हुआ और 2010 से ये लगातार यूज में है। तो ये भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। एग्जाम में इनमें बराबर प्रश्न पूछते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है, और सबसे जरूरी है कि आप जैसे स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ढेर सारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस अब शुरू हो रही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लेकिन केवल सब्सक्राइब नहीं, इस बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक करें। जब तक आप ये टिक नहीं करेंगे तो मेरी क्लास जब शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और याद रखना है कि अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सैटरडे सैटरडे को हर बार क्लास होगी, इस बार नहीं होगी क्योंकि मुझे फाउंडेशन कोर्स की तैयारियां करना है आपके, उसे बेस्ट कोर्स बनाना है पूरे यूट्यूब का, तो इसीलिए सैटरडे को मैं उसी में बिजी रहूंगा। तो अब
अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को 9 तारीख को हम लोग लाइव मिलेंगे रात में 10 बजे ज्योग्राफी के फाउंडेशन कोर्स में। टॉपिक याद रखना है, मंडे का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष्य में और आपकी परीक्षा में सफल करें, और ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है कोशिश करिए, मेहनत करिए। आई एम पॉसिबल, यू आर पॉसिबल, वी ऑल आर पॉसिबल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को लाइव रात में 10 बजे अपने ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स में, जो कि पूरी तरह से क्या है, फ्री रहेगा। और ये अब तक की सबसे बड़ी सीरीज होगी, कोर्स होगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग 100 क्लासेस आपको दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद। मिलते हैं सोमवार को। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।